सबसे पहले तो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर नहीं भी देख रहे हैं, सबको मेरा नमस्कार। ये इस चैनल का पहला वीडियो है, मतलब पहली बार हम YouTube में आ रहे हैं इन वीडियोस को लेके। तो फर्स्ट जो स्टार्ट करने वाले हैं वो 11th के वेक्टर का है, क्योंकि 11th का जो पहला चैप्टर होता है, जो इम्पोर्टेंट होता है, वो वेक्टर है। पहले और भी कोई चैप्टर लिखा हुआ हो सकता है आपके बुक्स में, बट अगर आपको 11th में पढ़ना है फिजिक्स, तो सबसे पहले आपको जो पढ़ना चाहिए वो वेक्टर है, क्योंकि यही है जिससे शुरू होगा आपका। इसके बाद जो चैप्टर्स आने वाले हैं, फोर्स, न्यूटन्स लॉ, फ्रिक्शन या फिर जो भी हो, वो सब कुछ एक्सप्लेन होगा इस एक टॉपिक से, वेक्टर। तो पहले तो जानना चाहिए कि वेक्टर होता क्या है। तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम पहले आती है कि वेक्टर होता क्या है। तो बहुत बुक्स आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर चुके होंगे, आप लोग देख भी चुके होंगे, बहुत जगह लिखा हुआ है कि फिजिकल क्वांटिटी जिसका अगर कोई डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड है तो उसे वेक्टर कहते हैं। अब पहली बात, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? क्वांटिटी तो समझ में आता है हम लोगों के, एक अमाउंट है कुछ तो क्वांटिटी, ठीक है। बट ये फिजिकल क्वांटिटी क्या है? अच्छा, तो एक एग्जांपल देते हैं। पहले सोचिए प्रेशर और टेंशन, बहुत अच्छी चीज है। वो वाली टेंशन नहीं है, तारों की टेंशन नहीं है, इट्स अबाउट टेंशन, प्रॉपर टेंशन। या फिर आपका ब्रेन स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस। तो आप इसको मेजर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हमें से कोई भी मेंटल प्रेशर मेजर नहीं कर सकता। अगर हम ये जान सकते हैं कि थोड़ा बढ़ा है या घटा है, कि मेरा मेंटल प्रेशर थोड़ा बढ़ रहा है या फिर थोड़ा कम हुआ है, अब स्ट्रेस कम है, ये हम महसूस कर सकते हैं, बट हम प्रॉपरली मेजर नहीं कर सकते कि ये मेंटल प्रेशर कितना है। इसीलिए ये एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। फिजिकल क्वांटिटी हम उनको बोलते हैं जिनको हम किसी इंस्ट्रूमेंट से प्रॉपरली और प्रिसाइजली मेजर कर सकते हैं, ठीक है। वो जिन क्वांटिटीज को मेजर करना पॉसिबल है, उन्हें फिजिकल क्वांटिटीज कहा जाता है। और जो फिजिकली रियलाइजेबल भी है, मतलब जो फिजिकली हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, उन सब चीजों को हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। तो अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी का एक मैग्नीट्यूड हो, बट इसमें भी एक चीज है कि मैग्नीट्यूड होता क्या है, कि मैग्नीट्यूड जो हम बोलते हैं ये होता क्या है। तो अगर किसी का मैग्नीट्यूड 0 है, तो क्या हम उसे वेक्टर या स्केलर कुछ नहीं बोल सकते? लाइक पकड़ लेते हैं किसी चीज का वेट, वेटलेसनेस जो होता है, 0 वेट, वेटलेस हवा में उड़ते रहते हैं स्पेस स्टेशन में या फिर स्पेस शटल में। तो वो वेट क्या वेट नहीं है, मतलब वो वेट कोई वेक्टर नहीं है। वेक्टर स्केलर जो भी हो, वो बात की बात है। कोई ऐसी क्वांटिटी नहीं है जिसका कोई मैग्नीट्यूड नहीं है या मैग्नीट्यूड है। प्रॉब्लम इस जगह पे आती है कि मैग्नीट्यूड 0 होना, इसका मतलब ये नहीं है कि मैग्नीट्यूड है नहीं। मैग्नीट्यूड है और उसका वैल्यू 0 है, ठीक है। कुछ ना होना भी कुछ होना होता है, मतलब ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। कुछ ना होना कैसे होना हुआ? असल में ये जो कुछ नहीं है, ये भी एक कंडीशन है। मेरे पास एक आम है, ये एक कंडीशन है। मेरे पास कोई आम नहीं है, ये कंडीशन है। मेरे पास 2 आम है, 3 आम है, 4 है, 5 है, बहुत सारे हैं। पर ये सही है कि मेरे पास कोई आम नहीं है, ये भी एक मैग्नीट्यूड है किसी का, मतलब इसका भी एक मैग्नीट्यूड है। कुछ नहीं होना भी एक मैग्नीट्यूड होता है, उसका भी कोई मैग्नीट्यूड होता है। तो ये थोड़ा समझना जरूरी है कि किसी का मैग्नीट्यूड 0 होना मतलब मैग्नीट्यूड नहीं है, ये बात नहीं है। तो किसी फिजिकल क्वांटिटी का अगर एक मैग्नीट्यूड है और एक डायरेक्शन है, अब डायरेक्शन तो बहुत चीजों का होता है। इसके लिए जो वर्ड यूज किया जाता है स्पेसिफिक डायरेक्शन। अब स्पेसिफिक डायरेक्शन कैसे डिफाइन करेंगे? तो अगर आप लोग पास्कल्स लॉ पढ़े होंगे या फिर नहीं भी पढ़े होंगे, मैं बता देता हूं। वो क्या है कि अगर सोच लीजिए हम एक
पानी का गुब्बारा लेते हैं, उसको अपने हाथ से उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो पास्कल्स लॉ बोलते हैं कि अगर किसी लिक्विड में, तो वो फ्लूइड में बोलते हैं बट मैं लिक्विड में बोल रहा हूं, किसी लिक्विड के ऊपर अगर कोई प्रेशर अप्लाई किया जाता है, वो लिक्विड के हर पॉइंट पे सेम अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मतलब ऐसा नहीं कि अगर मैंने प्रेशर का मैग्नीट्यूड 5 है तो वो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, नहीं, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा और वो अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। एंड नेक्स्ट ये भी कि उसका डायरेक्शन भी बहुत सारा हो सकता है। यानी अगर समझ लीजिए कि हमारे पास एक ऐसा गुब्बारा है, ठीक है, तो उसके ऊपर प्रेशर इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, आप जितने पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं, सब तरफ, हर तरफ सेम अमाउंट ऑफ प्रेशर अप्लाई हो रहा है। तो अब मुझे जरा बताइए कि यहां पे प्रेशर का डायरेक्शन किधर है? कौन से वाले को हम प्रेशर का डायरेक्शन बोलेंगे? मुझे भी नहीं पता, मैं भी नहीं बता सकता कि यहाँ पे कौन सा प्रेशर का डायरेक्शन है, क्योंकि ये बताना पॉसिबल ही नहीं है कि प्रेशर का डायरेक्शन कौन सा है, क्योंकि देयर इज नो स्पेसिफिक डायरेक्शन ऑफ प्रेशर। ठीक है, तो ये बात थोड़ा ध्यान में रखिए कि स्पेसिफिक डायरेक्शन होना चाहिए, जिस डायरेक्शन को हम डिफाइन कर सकते हैं, मतलब फिक्स डायरेक्शन। तो सोचिए हम इस पॉइंट से इस पॉइंट में जा रहे हैं और कुछ ऐसे गए, ठीक है, तो देखिए पहले मेरे जो मूवमेंट है उसकी डायरेक्शन इधर है, देन इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, ऐसे ऐसे। तो मूवमेंट का डायरेक्शन कौन सा है? मैं तो बता ही नहीं सकता डायरेक्शन कौन सा है, क्योंकि इसका डायरेक्शन हर सेकंड चेंज हो रहा है, तो इसका कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन है ही नहीं। बट अगर मैं ऐसा एक बोलूं, इसका एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है, इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, तो इसका एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है। बट ये जो है, ये जो पाथ में हम गए हैं, इसका कोई डायरेक्शन ही नहीं है, फिक्स डायरेक्शन है बट स्पेसिफिक नहीं है। अभी जो स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, अगर स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं हो तो हम उसे वेक्टर नहीं बोल सकते। तो मैग्नीट्यूड तो होना चाहिए, स्पेसिफिक डायरेक्शन होना चाहिए। अगर स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है तो हम उसे वेक्टर नहीं बोल सकते। ये फर्स्ट आपको जानना पड़ेगा कि हम उसे वेक्टर बिल्कुल नहीं बोल सकते। लेकिन एक और एग्जांपल, करंट। तो आप सोचिए ये एक वोल्टेज सोर्स है, एक बैटरी और एक रेजिस्टेंस, सिंपल चीज। ये हमारे करंट का डायरेक्शन। तो अब मुझे बताइए करंट का डायरेक्शन किस तरफ है? ये ऊपर की तरफ, राइट की तरफ, नीचे की तरफ, लेफ्ट की तरफ। अब डायरेक्शन कौन सा है? सारे है? नहीं, क्योंकि इसका कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन ही नहीं है। इसका जो हम डायरेक्शन आप लोग बोलेंगे कि पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल पे आ रहा है, तो ये डायरेक्शन कैसे हुआ? ये तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट से, तो फिर तो ये इसका भी बहुत सारा, ये भी सब डायरेक्शन से स्पेसिफिक डायरेक्शन, क्योंकि इसके इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट सेम है। जो इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट के ऊपर डिपेंड है, उनके डायरेक्शन का कोई प्रॉपर फिक्स्ड स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है। किस पाथ में आ रहे हैं वो इंपॉर्टेंट होता है। अगर पाथ का डायरेक्शन फिक्स्ड है, देन वी कैन कंसिडर देम एज अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो हम उसे स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं बोल सकते। कि इसके डिस्प्ले, मतलब अगर मैं सोचूं कि इसके डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किधर है, डिस्प्लेसमेंट, या फिर आपको मुझे अभी तक बताया नहीं डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में फर्क क्या होता है, बट फिर भी सोच लीजिए हम इसे बोल रहे हैं कि हम डिस्प्लेस कर रहे हैं किसी चीज को। मैं उसमें नहीं जा रहा हूं क्योंकि उसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। पहले तो वेक्टर एक्सप्लेन कर ले, फिर तो बताएंगे वेक्टर का स्केलर। तो ये बात है कि स्पेसिफिक डायरेक्शन होना चाहिए, ठीक है, तब हम उस फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर बोल सकते हैं। अब इन कई किताबों में, अब कई जगह आप देखेंगे कि बोला जाता है कि ट्रायंगल लॉ, वेक्टर एडिशन, मतलब वेक्टर को ऐड करने के लिए ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ, अगर ऐसे कोई डायरेक्शन वाले क्वांटिटीज इन चीज को अगर वेरीफाई करती है, या फिर इस चीज ये उन पे लागू होता है, ये ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ, तो तब हम उसे वेक्टर बोल सकते हैं। पर पहली बात, आप लोगों को पता भी नहीं है कि ट्रायंगल और पैरेललोग्राम लॉ होता क्या है।
तो उसे कंडीशन हम रख लेते हैं, ठीक है। मतलब वो चीज टेस्टिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, लॉजिकली नहीं। लॉजिकली ये वेक्टर को, इस लॉ को, एक वेक्टर ट्राइंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ को मान के चलता है, ये सच बात है। बट ये नहीं है कि हम इन दोनों लॉ को ही, ऐसा है लॉ को बनाया गया है वेक्टर के लिए, वेक्टर से ये दोनों लॉ बने हैं, वेक्टर को इन लॉ के लिए नहीं बनाया गया है। तो इसके मतलब ये लॉ अगर सेटिस्फाई हो तो वो वेक्टर है, ये हम एकदम कह सकते हैं। बट इट्स नॉट द डेफिनेशन ऑफ अ वेक्टर। एक वेक्टर की डेफिनेशन में कहीं ये चीज नहीं आती। जो चीज असल में आती है वेक्टर की डेफिनेशन है वो होता है टेंसर। बट टेंसर को हम यहाँ पे नहीं ला रहे, वो एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है और बहुत कॉम्प्लेक्स है अभी के लिए। तो ये था पहली बात कि आपको वेक्टर को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, वेक्टर क्या होता है। हाँ, थोड़ा ज्यादा बोल रहा हूं मैं, क्योंकि सच में बहुत लोग ये समझते नहीं है कि वेक्टर ओरिजिनली किसे कहते हैं। तो वो लोग बहुत समय देख लेते हैं कि ये डायरेक्शन है तभी वेक्टर है, डायरेक्शन है तो वेक्टर है, बट ये बात नहीं है। तो फर्स्ट दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ वेक्टर कि वेक्टर होता क्या है। एक फिजिकल क्वांटिटी जिसकी एक मैग्नीट्यूड है जो 0 भी हो सकती है, एंड देन इट हैज अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन को हम डिफाइन कर सकते हैं, तब हम उस फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर कहते हैं। लेकिन एक एग्जांपल मैंने जब ये दी, यहां पे एग्जांपल है, ये जो है इसे कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट में जो स्ट्रेट लाइन, जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होता है और वो डिस्टेंस जो स्ट्रेट लाइन के बराबर हम मेजर करते हैं, उसे कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट। और ये जो है जिस पाथ पे हम जा रहे हैं, अब हम ये ऐसे भी जा सकते हैं, हम किसी पाथ में जा सकते हैं, ये इस पाथ में गए, तो ये जो पाथ है इसका जो लेंथ है वो होता है डिस्टेंस। तो देखिए मैंने क्या कहा था कि डिस्टेंस का कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन है ही नहीं, तो इसलिए डिस्टेंस को कहा जाता है स्केलर। बट ये जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट का एक फिक्स डायरेक्शन है, वो इस तरफ भी हो सकता है। अब आप उसे डिफाइन कर सकते हैं कि मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जा रहा हूं कि बी पॉइंट से ए पॉइंट की तरफ आ रहा हूं, तो उसके ऊपर डिपेंड करके चेंज होगा। बट इसका एक स्पेसिफिक डायरेक्शन हम बता सकते हैं कि ए से बी की तरफ या बी से ए की तरफ, वो भी स्ट्रेट लाइन में, तब ये एक वेक्टर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है कि अब वेक्टर को, ये तो हो गया फिजिकल सेटअप है वेक्टर। अब मैथमेटिकली वेक्टर को कैसे बनाते हैं, हम कैसे लिखते हैं वेक्टर्स को, और भी कुछ एग्जांपल्स आपको दे देते हैं। पहले मास का कोई डायरेक्शन होता ही नहीं है, तो पहली बात इसका मतलब स्पेसिफिक तो दूर की बात, डायरेक्शन नहीं होता है इसका। तो मास स्केलर क्वांटिटी, बट वेट का डायरेक्शन होता है, क्योंकि वेट जो है कि पृथ्वी किसी भी इंसान को या किसी भी पार्टिकल को उसके ऊपर के सरफेस पे जो पार्टिकल्स है या उसके रेंज में जो पार्टिकल्स है, उनको जिस फोर्स से अपनी सेंटर की तरफ खींचता है, इसे कहा जाता है, बेसिकली यही है इन सेंस वेक्टर। न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ के मुताबिक और भी कुछ अलग अलग कॉन्सेप्ट्स है जो आपको अभी तक नहीं पता है, उनको बाद में रखेंगे यहाँ पे। बट ये जो है, ये फोर्स किस तरफ डायरेक्टेड होता है, सेंटर की तरफ, अर्थ के सेंटर की तरफ। तो अर्थ के सेंटर की तरफ होता है, मतलब उसका स्पेसिफिक डायरेक्शन है कि हम कहीं बता सकते हैं कि जो वेट है, वेट अर्थ के सेंटर की तरफ है, ये हम स्पेसिफिकली बता सकते हैं, इसीलिए ये एक वेक्टर है। ऐसे बहुत सारे वेक्टर्स है। अब हम वेक्टर्स को डिफाइन करने, कौन कौन से वेक्टर है, कौन कौन से स्केलर है, ये आप लोग खुद डिसाइड कर सकते हैं। अब खुद देखिए, खुद सोचिए कि स्केलर है कि वेक्टर। जैसे प्रेशर वेक्टर नहीं है। बहुत लोगों को लगता है कि प्रेशर वेक्टर है, पर प्रेशर वेक्टर नहीं है, क्योंकि प्रेशर कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन हम डिफाइन नहीं कर सकते हर जगह, तो इसीलिए प्रेशर वेक्टर नहीं, स्केलर है। बट फोर्स वेक्टर है, कि फोर्स का स्पेसिफिक डायरेक्शन है, हम इस तरफ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, बस उस तरफ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट, अब हम वेक्टर को लिखते कैसे। वेक्टर के कुछ मैथमेटिकल और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होते हैं कि हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्मली वेक्टर को कुछ ऐसे लिखा जाता है, ये एक वेक्टर है, एक स्ट्रेट लाइन और उसके ऊपर एक एरो, ये एक वेक्टर, मतलब जिसे हम रे कहते हैं। कभी कभी जियोमेट्री में पढ़ा होगा, रे, स्ट्रेट लाइन, लाइन सेगमेंट। जैसे स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, स्ट्रेट लाइन के दोनों तरफ एरो होते हैं, मतलब वो दोनों तरफ इंफिनिटी तक जा रहा है, ये बोला जाता है। लाइन सेगमेंट क्या होता है, जिसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट होता है। और ये क्या है, ये एक रे। अब रे का जो डेफिनेशन है उसमें ये इन्फिनिटी तक जा सकता है, मतलब इन्फिनिटी तक इसकी मतलब रे की कोई लेंथ नहीं होती, जैसे इनिशियल पॉइंट होता है और कोई फाइनल पॉइंट नहीं होता है। बट वेक्टर ऐसे नहीं है, वेक्टर के इनिशियल फाइनल पॉइंट्स को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, मतलब यहां पे ग्राफिकली, पहले बोलते थे ये ग्राफिकली है,
डेफिनेशन के वाइज बा, फिजिकली कॉन्सेप्ट के वाइज ये नहीं है। तो ये जो लेंथ, असल में ये जो लेंथ है, इसे डिफाइन किया जाता है वेक्टर की मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये लेंथ है, इससे हम डिफाइन करते हैं वेक्टर की मैग्नीट्यूड। और ये जो डायरेक्शन, तब देख ही रहे, तो डायरेक्शन तो हम डिफाइन कर रहे हैं। मतलब एक वेक्टर सोचिए, इस तरफ एक, इस तरफ एक, इस तरफ, ऐसे बहुत सारे वेक्टर्स है। तो वेक्टर्स की डायरेक्शन चेंज हो रही है और इनके लेंथ, इनके वैल्यूज है। अब वेक्टर को दिखाया कैसे जाता है, ये पेन कुछ गड़बड़ कर रहा है पता नहीं क्यों, फिर भी। तो ये ए वेक्टर, मतलब अगर एक वेक्टर को डिफाइन करेंगे तो ये होगा उसका एक साइन जो हम यूज करेंगे, और उसके ऊपर ये जो एरो है ये डिफाइन करते हैं कि वेक्टर है। अगर हम सिर्फ ए लिखते तो सिर्फ ए लिखना मतलब ये बस वैल्यू मैग्नीट्यूड डिफाइन करता है, डायरेक्शन नहीं है इसका कोई। अगर होता है भी तो भी डिफाइन नहीं करता। अगर ऊपर एरो नहीं है तो ये कोई डायरेक्शन डिफाइन नहीं कर रहा है मैथमेटिकली। हाँ, ये सब मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन है। और ये जो ए के ऊपर एरो है, तब हम कह सकते हैं कि ये वेक्टर को डिफाइन कर रहा है, क्योंकि इसके पास एक डायरेक्शन है। अब ये बात नहीं है कि हमने ए ऐसे लिखा और वेक्टर साइन ऐसे दिया तो वेक्टर का डायरेक्शन हर समय इस तरफ ही होगा। अब ए वेक्टर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ए वेक्टर है। इसका मतलब ये नहीं है कि उस पर जिस तरफ एरो दिया, मतलब अगर ये वेक्टर ऐसा है तो ए वेक्टर को हम लिखेंगे कुछ ऐसा, ऐसी कोई बात नहीं है। हम ए वेक्टर को ऐसे ही लिखेंगे, डायरेक्शन हम दिखाएंगे और डिफाइन करेंगे, ये बस नोटेशन है। ठीक है, कभी कभी ब्लॉक ए से भी लिखा जाता है, मतलब अब ए ही लिखना है ये कोई बात नहीं, ए बी सी डी सब कुछ लिख सकते हैं, बट अब ब्लॉक में लिखा जाता है कभी कभी टू एक्सप्लेन दिस। अब कुछ नॉर्मल वेक्टर, टाइप ऑफ वेक्टर्स की बात कर लेते हैं, बहुत सारे हैं। हम पहले बोल देते हैं क्या क्या है। इक्वल, अनइक्वल, पैरेलल, एंटी पैरेलल, कोप्लेनर, कॉनकरेंट, और आखिर में दो है जो हम इस वीडियो में बात नहीं करेंगे। एक है जीरो और नल, और एक है यूनिट, क्योंकि इन दोनों में थोड़ी ज्यादा हमें टाइम देना पड़ेगा, इन दोनों में, क्योंकि जीरो और नल वेक्टर के कंसेप्ट को आपको समझना पड़ेगा कि ये होता कैसे है, एंड यूनिट वेक्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन वेक्टर कंसेप्ट। तो इन दोनों को हम अलग पढ़ेंगे, अलग वीडियो में, बस इनको हमें जानना है। तो इक्वल वेक्टर क्या होता है? दो वेक्टर की मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन वो भी इक्वल है, यही पहली बात है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इक्वल हो तब उसे इक्वल वेक्टर बोलते हैं। दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम नहीं है, उसे हम इक्वल वेक्टर नहीं बोल सकते। या फिर डायरेक्शन सेम है और मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, तब भी नहीं बोल सकते। तो दोनों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होने चाहिए, तब हम उसे बोलते हैं इक्वल वेक्टर। अब अनइक्वल क्या है? कुछ अलग हो तो ही अनइक्वल होगा, जो इक्वल नहीं है, मतलब जिनके मैग्नीट्यूड अलग है, या फिर डायरेक्शन अलग है, या फिर दोनों ही अलग है, तब उन वेक्टर्स को हम अनइक्वल बोलेंगे। अब पैरेलल, अब पहली बात, पैरेलल क्या होता है? पैरेलल लाइंस, पहले हम ये पढ़ते हैं पैरेलल लाइंस क्या होते हैं। तो पैरेलल लाइंस होते हैं कि पहली बात, पैरेलल लाइंस को जानने के लिए पहले एक बात बहुत अच्छे तरह से जान लीजिए कि पैरेलल लाइंस होने के लिए पहली जो शर्त है, फिर कंडीशन है, वो है उन लाइंस को एक प्लेन में होना पड़ेगा। अगर दो लाइंस दो अलग अलग प्लेन्स में है, वो कभी भी पैरेलल नहीं हो सकते। ठीक है, ये बात एकदम दिमाग में बिठा लीजिए। बहुत जगह बहुत लोग ये प्रॉब्लम करते हैं कि पैरेलल लाइंस अलग अलग प्लेन पे है, या फिर ये अलग अलग प्लेन्स पे पैरेलल लाइंस नहीं हो सकते। दो वेक्टर अगर कोप्लेनर है तभी वो, मतलब दो वेक्टर या फिर दो लाइन अगर कोप्लेनर यानी एक ही प्लेन पे है, तभी हम उन्हें पैरेलल बोल सकते हैं, वरना नहीं बोल सकते। ठीक है,
मैं कोई एग्जांपल देता हूं कि क्यों मैं ये बोल रहा हूं। ये दो लाइंस समझ लीजिए, ये दो लाइन है, ये मतलब मेरे हाथों के हिसाब से थोड़े पैरेलल नहीं भी हो सकते हैं, बट कंसीडर देम कि ये दोनों एक ही प्लेन पे, पैरेलल बात की बात है, एक ही प्लेन पे। अब पैरेलल लाइंस क्या होता है, जिन दो लाइंस में, पहली बात, जो दो लाइंस कभी एक दूसरे को कट नहीं कर सकते। इन्फिनिटी की तरफ चले जाए, वो दो स्ट्रेट लाइंस कभी एक दूसरे को कट नहीं कर सकते, और उनके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो सब हर समय कांस्टेंट होता है। यानी इन लाइंस में जो डिस्टेंस है वो हमेशा कांस्टेंट होगा, फिक्स्ड। और ये दोनों कभी कट नहीं कर सकते। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो कब, कैसे डिस्टेंस, कब कोई एक लाइन को कट कर सकता है, जब उनका डिस्टेंस जीरो होगा। अब डिस्टेंस जब कांस्टेंट है, आप बोलोगे जीरो है, तो बोल दो लाइन एक ही होगी। तो ये बात है कि डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि नॉन जीरो कांस्टेंट होना चाहिए, वरना ये दोनों एक ही लाइन हो जाएंगे, दोनों तो एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, तो ये तो एक ही लाइन हो गए। तो एक ही लाइन तो ये दोनों है नहीं, दो अलग अलग लाइन है। तो अब इसको सोचिए, ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं। लोग बोलेंगे कि दो लाइंस अगर एक दूसरे को कट ना करे तो वो परपेंडिकुलर पैरेलल है। यहां भी दो लाइंस कट नहीं कर रहे, पर क्या ये दोनों पैरेलल है? नहीं है। ये लाइन और ये लाइन दोनों दूसरे को कट कभी नहीं करेंगे। अब देख लीजिए, इनको जितना भी लंबा करना है कर लीजिए, ये कभी कट नहीं करेंगे एक दूसरे को। तो अगर ये दोनों कट नहीं करेंगे तो हम इन्हें पैरेलल बोल सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये लोग एक ही प्लेन पे है ही नहीं। तो ये जो डेफिनेशन है कि दो लाइंस जो एक दूसरे को कट नहीं कर सकते, तब तक वैलिड है जब तक आप 2D ज्योमेट्री में है, या फिर बोल रहे एक प्लेन पे दोनों लाइंस है, दो लाइंस एक ही प्लेन पे है, स्ट्रेट लाइंस, अगर वो दोनों कट नहीं करते तब वो पैरेलल लाइंस है। ठीक है, समझ लिया। बट आप कभी नहीं बोल सकते कि दो लाइंस अगर कभी कट ना करे, दो स्ट्रेट लाइंस कभी एक दूसरे को कट ना करे, तब वो इंटरसेक्ट ना करे, तब वो पैरेलल लाइंस है। नहीं, क्योंकि ऐसा भी कंडीशन आ सकता है। इनको कहा जाता है स्क्यू लाइंस, नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग, मतलब ये लोग पैरेलल भी नहीं है, इंटरसेक्ट भी नहीं करते। तो ठीक है, तो पैरेलल वेक्टर होने के लिए पहली बात दोनों को एक ही प्लेन पे होना पड़ेगा। एंटी पैरेलल, पैरेलल, ये दोनों होने के लिए इनको पहले कोप्लेनर होना पड़ेगा। कोप्लेनर वेक्टर मतलब दो वेक्टर एक ही प्लेन पे है, ये बहुत सिंपल बात है। कोप्लेनर, दोनों वेक्टर एक ही प्लेन पे है। ठीक है। अच्छा, ये बात भी है कि हम सोचते हैं शायद वो प्लेन, उस प्लेन को एक नॉर्मल प्लेन होना पड़ेगा, मतलब कर्व नहीं हो सकता, बट ये सच नहीं है। पैरेलल लाइन कर्व्स पे भी होते हैं। ठीक है, पैरेलल लाइन और ये जो कोप्लेनर थिंग है, ये बात जो हम बोल रहे हैं, ये सब कुछ कर्व पे भी डिपेंड करता है। मतलब एक स्फीयर के सरफेस पे भी पैरेलल लाइंस होते हैं। आपको पता होगा कि हमारे जो लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड है वो सब पैरेलल लाइंस है। सॉरी, लैटिट्यूड है, लॉन्जिट्यूड नहीं है। तो जो हमारे पास है, तो ये जो लाइंस है, जो हम ऐसे सोच लीजिए, ये जो लाइंस है, तो ये लाइंस सब एक दूसरे के साथ पैरेलल है। असल में ये बात है कि मुझे ये याद नहीं है कि इनको हिंदी में बोलते क्या है। असल में जो बात मैं बोल ही देता हूं कि मैं असल में बंगाली हूं, तो हिंदी में इसे क्या बोलते हैं मुझे सच में नहीं पता। तो अगर आपको पता होगा तो कमेंट में बोल देना, क्योंकि मुझे सच में नहीं पता कि इनको वो हिंदी में क्या बोलते हैं। तो पैरेलल और एंटी पैरेलल। अब एंटी पैरेलल क्या है? पैरेलल तो समझ गए। अब पैरेलल मतलब दो वेक्टर, दो पैरेलल लाइंस है, दो पैरेलल लाइंस के साथ दो वेक्टर को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, और उनके डायरेक्शन भी सेम है। ये बात थोड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर दोनों के डायरेक्शन भी सेम है तब हम उन्हें बोलेंगे पैरेलल लाइंस, पैरेलल वेक्टर्स। अगर ये उल्टे है, मतलब ये इस तरफ और ये इस तरफ, तब हम इन्हें बोलेंगे ये है एंटी पैरेलल वेक्टर्स, ये है पैरेलल वेक्टर्स। तो इन दोनों में, अब इन दोनों में एंगल क्या है और इन दोनों में एंगल क्या है, ये हम अभी नहीं बताएंगे। पहले हमें आपको पढ़ाना पड़ेगा कि एंगल कैसे निकालते हैं। ठीक है, वो बाद में बताएंगे। तो ये है पैरेलल लाइंस और ये एंटी पैरेलल लाइंस, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। सॉरी, लाइन नहीं है, वेक्टर है। कोप्लेनर, कोप्लेनर एक प्लेन पे, इस प्लेन पे जो भी वेक्टर मैंने ड्रॉ किया सब कोप्लेनर है। जितने वेक्टर हम ड्रॉ कर सकते हैं सब कोप्लेनर है। अब कॉन करंट क्या होता है? कॉन करंट कुछ ऐसे होता है।
अगर दो वेक्टर को हम ऐसे, तीन वेक्टर्स एक ही पॉइंट से पास हो रहे, कॉन्करेंट लाइन का जो डेफिनेशन है सेम है। अगर तीन, यहाँ पे होगा तीन या उसके ज्यादा, क्यों दो वेक्टर एक लाइन से पास हो ही सकते तो फिर भी उनको कॉन्करेंट ही बोलते हैं। तो दो या उससे ज्यादा वेक्टर्स अगर एक पॉइंट से पास करे, एक फिक्स्ड पॉइंट से पास करे, ठीक है, एक पॉइंट से, एक फिक्स पॉइंट से पास करे, तो उन तीनों को कॉन्करेंट वेक्टर बोला जाता है। बस यही है वेक्टर्स की बात, मतलब जो टाइप्स ऑफ वेक्टर आपने जाना। अब जीरो वेक्टर और नल वेक्टर और यूनिट वेक्टर हम अलग वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत थोड़े से इंपॉर्टेंट है जानना डिफरेंट तरह से, क्योंकि एक वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा वरना, वैसे ही 25 मिनट हो चुके हैं। तो आप लोग वीडियोस को रेगुलरली देखते रहिए, क्योंकि हाँ थोड़े लेंदी होंगे, क्योंकि मैं थोड़ा डिटेल्स में पढ़ाने वाला हूँ। मुझे इस बात की जल्दी नहीं है कि आप लोग इन चीजों को कैसे सीखेंगे, या फिर सामने एग्जाम्स है हमें बहुत जल्दी सीखना है, बट जल्दी सीख के फायदा नहीं है। किसी ने सोचो आपसे 2-3 साल पहले ये सब पढ़ना शुरू किया, उसे अब ये सब बहुत अच्छे से पता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो ज्यादा जानता है आप कम, या फिर वो बेटर है आप नहीं हो। उसके पास टाइम ज्यादा था, उसने अच्छे से पढ़ लिया, आपने अभी तक पढ़ा नहीं, आप 2-3 साल बाद वही पहुंचेंगे। पढ़ना, आपको उस जगह पहुंचना जरूरी है। कितना टाइम लगता है ये ज्यादा मैटर नहीं करता है। और अगर आप जल्दी जल्दी चले जाएंगे, प्रॉब्लम आपको बाद में फेस करना पड़ेगा, क्योंकि आप एग्जाम्स के लिए ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, ये मुझे पता है, वो मुझे पता है। जब आप फिर से फंडामेंटल बेसिक्स में पहुंचेंगे, आपको पता चलेगा आपको कुछ नहीं पता। असल में ये मेरे साथ भी हो चुका है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हम भी, मतलब जब हम छोटे थे हम भी ऐसे ही पढ़ते थे, तो पढ़ते पढ़ते बाद में पता चला कि हमने तो असल में कुछ भी नहीं समझा, बहुत जल्दी जल्दी में पढ़ के चल गए, फिर बाद में पता चला कि हमने तो कुछ समझा ही नहीं इस चीज के बारे में। तो इस तरह डिटेल्स में पढ़िए, अच्छा रहेगा। अगर आपको कुछ बताना है किसी को, कमेंट में बोल सकते हैं कि आपको इसमें कुछ, अब मैं कुछ बेटर कर सकता हूँ या फिर और कुछ ऐड किया जा सकता है, आप मुझे कमेंट बता सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कब वीडियो आ जाएगा। तो अगले वीडियो में बात करते हैं।